द संवाद के रूबरू के पहले एपिसोड में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं दानिश रियाज़। दानिश रियाज़ मईशत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि मईशत क्या है, किन कामों को वो करती है और किन मकासद के तहत उसे कायम किया गया है। तो सबसे पहले दानिश रियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द संवाद को वक्त देने के लिए। पहले तो हम तमाम लोगों को, सुनने वालों को भी आप ये बताएं कि ये मईशत क्या है, कब से शुरू हुआ, क्या मकासद हैं इसके। 2009 में जब मैं मुख्तलिफ एक कॉरपोरेट कंपनी के लिए काम कर रहा था, तो काम करने के दौरान मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ मीडिया को फोकस करते हुए माइनॉरिटीज़ अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम नहीं हो रहा। सचर कमेटी रिपोर्ट आ चुकी थी और सचर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद रिव्यू कमेटी से मुताल्लिक़ डिस्कशन पूरे मुल्क में हो रहा था। पूरे मुल्क में जलसे जुलूस, मुख्तलिफ सिम्पोजियम, सेमिनार्स, मुख्तलिफ पेपर्स लिखे तो जा रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर पब्लिक को अवेयर करना, खुसूसन नौजवानों को अवेयर करना, इसकी कोई कोशिश नहीं हो रही थी। डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर उन्हें डील करना, ख़ास तौर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बिजनेस इश्यूज़ थे, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, उसकी वजह से उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए एक ख्वाहिश हुई कि क्यों ना हम माइनॉरिटीज़ को फोकस करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पर हम उन इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें जो इश्यूज़ उमूमन छोड़ दिए जाते हैं। ये 2006 की बात है। ये 2009 की बात है। अच्छा, 2009 से आपने शुरू किया है। तो इसमें माइनॉरिटीज़ में आप सिर्फ मुस्लिम मुराद लेते हैं या उसके नहीं? माइनॉरिटीज़ से हम तमाम तबके को मुराद लेते हैं। हमारे यहाँ सिखों का भी प्रेजेंस है, हम कोशिश करते हैं जैन भी रहे, कोशिश करते हैं दूसरे भी, लेकिन जो अपनी इस्तिताअत और सलाहियत है उसकी कमी की वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। रीच का एक मसला है, रीच का एक इशू है, एनफोर्स का मसला है। तो उसमें क्या एक्टिविटीज़ क्या है जो आप करते हैं या किस तरह से अवेयर करते हैं? हमने शुरुआत में जो कोशिश की थी वो 2 पॉइंट पे हमने काम करना शुरू किया था। एक तो ये था कि मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बच्चों को ख़ास तौर से बिजनेस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, या MBA कॉलेजेस वगैरह है या मैनेजमेंट कॉलेजेस और क्या नाम है आपके इकोनॉमी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में अवेयर किया जाए। दूसरी कोशिश हमने की थी कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनकी मैनेजमेंट की जाए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ जो लाइवलीहुड के चीज़ें हैं कि क्या, कौन सी तिजारत करेंगे आप, क्या कारोबार करेंगे, चीज़ें करें, आपकी पढ़ाई में अभी से किन पॉइंट्स को शामिल रखना चाहिए, किन इश्यूज़ को डील करना चाहिए, कि जब आप पास आउट हो तो पास आउट होने के बाद आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, बल्कि आप मार्केट में जब जाएं तो आपके पास करियर ऑप्शंस के तौर पे भी आपके पास इल्म हो कि भाई किस फील्ड में हमें जाना है, जिसकी लैकिंग थी, महसूस की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे 3-4 साल कोशिश की और रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहा वो। इसके अंदर आप कॉलेजेस में जाते थे और फिर वहाँ सेमिनार या सिंपोजियम के लेक्चर्स को अवेयर करते थे और टॉप कॉर्पोरेट के लोगों को लेकर हम जाते थे। एक्सपर्टीज जो भी उनको भी, एक्सपर्ट्स को भी आप जो भी जिस फील्ड का एक्सपर्टीज हो, जो उनकी रिसाई बाज़ दफ़ा ऐसा होता था। एक तो ये काम हो गया। उसके अलावा फिर जो ऑलरेडी जो लोग तिजारत में हैं, कारोबार में हैं, उनके यहाँ R&D नहीं थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई शोबा नहीं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शोबा ना होने की वजह से मार्केट के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, मार्केट के अंदर जो नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उसको वो नहीं जानते थे। वो जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, उसी ट्रेंड को वो आगे बढ़ाते फॉलो करते थे, हाँ चलते थे। या वो फैमिली बिजनेस है तो वो फैमिली बिजनेस ही चल रहा है, वो कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं हो पा रहा है, कोई कुछ और करना है, ये कई ब्रांचेस उनके। तो हमने कोशिश ये की कि उनके अंदर वो जिज्ञासा जगाने की कोशिश की, उस ख्वाहिश को पैदा करने की कोशिश की कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक, उसके 2-3 चीज़ें हुई। एक तो यह है कि आप अगर अपने ब्रांचेस को बढ़ाते हैं, अपनी तिजारत को फ़रोग़ देते हैं, तो ख़ुद आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस
कंट्री को, और उसी के साथ साथ आप कंट्रीब्यूट करते हैं उस ह्यूमैनिटी को जो आपके साथ एज ए वर्क फोर्स काम कर रहा है, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके कारोबार का भी नज्म हो पाता है। तो इसका भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा और अच्छे नतीजे इससे भी आए। तीसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे डेवलप की वो ये थी कि पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम बिजनेस को फोकस करते हुए हलाल इंडस्ट्री का तस्वुर है। हलाल को थोड़ा सा डिफाइन करें। हलाल एक तो ये है कि जो देखिए, हलाल जो कॉमन जो चीज़ें देखी हम जाती पढ़ते हैं कुरान और हदीस में, वो या अपने जो रिलीजियस थॉट्स हैं हमारे यहाँ कि क्या चीज़ें जायज़ हैं, क्या चीज़ें नाजायज़ हैं, क्या जो जायज़ हैं वो हलाल है। हाँ, जो जायज़ हैं वो हलाल है। एक दूसरा वे है कि आप जो चीज़ खा रहे हैं, आप जो चीज़ पहन रहे हैं, आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो चीज़ जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, आप उस कंज्यूम की जाने वाली चीज़ों में क्या चीज़ें जो इस्लाम के लॉज हैं, जो बायलॉज हैं, उसके तहत आती हैं और क्या चीज़ें उसके तहत नहीं आती। उम्मूमन हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्सेप्ट आम है हलाल के ताल्लुक से, वो ये है कि हम ज़बीहा को, यानी मुसलमानों को ही हम मतलब जानवरों का एक अलग तरीका है, और सिर्फ स्लॉटरिंग हलाल नहीं है। कॉस्मेटिक्स के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो हलाल पैटर्न पे तैयार हुए हैं या नहीं। हलाल पैटर्न क्या है? मसलन उसमें वैसी चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं की गई हैं जो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अच्छा, कॉस्मेटिक में देख लीजिए, उसी तरह फूड में भी देख लीजिए, खाने पीने की मुख्तलिफ जो इवन चॉकलेट्स में, कि जो चॉकलेट्स हम बच्चों को देते हैं, क्या वो चॉकलेट्स उसमें क्या करते हैं आप, क्या तरीका क्या है इसमें? हमारी कोशिश है कि वो कंपनी से आप मुख्तलिफ कंपनियों का वो तारुफ जो हलाल में डील कर रही है। जैसे एक कंपनी थी गुजरात की, जैन कम्युनिटी थी, जो हलाल प्रोडक्ट तैयार करती थी। कम्युनिटी जैन है, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट नीड की वजह से जो चीज़ वो हलाल प्रोडक्ट तैयार करती थी, जैसे मैगी वगैरह है, इनका हर जगह का, और वो कॉस्मेटिक पूरा कॉस्मेटिक का आइटम हलाल वे में वो तैयार करते हैं वो लोग। और पूरी जो मार्केट है उनकी, वो आपकी गल्फ कंट्रीज है, खुद इंडिया के अंदर है मार्केट, बॉम्बे के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं वहाँ, बड़े शहरों में वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो हलाल में तो एक शेयर मार्केट के अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं कि वो शरिया कॉम्प्लाइंट हैं, या फिर वो तो इन दैट सेंस अब ये है कि उसी तरह आप जब फाइनेंस की तरफ आएंगे तो फाइनेंस में एथिकल नॉन एथिकल, अच्छा वो टर्म उन्होंने एथिकल दे रखा है, तो एथिकल नॉन एथिकल वहाँ भी इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि कंपनी अब उसमें भी हम डील करते हैं कि जो शरिया नॉर्म्स हैं, जो हमारे यहाँ हलाल और हराम के नॉर्म्स हैं, उन हलाल और हराम के नॉर्म्स के मुताबिक कौन सी कंपनी उन चीज़ों को फॉलो कर रही है, कौन सी नहीं। एक वे है, मतलब उसको आप जज करते हैं कि ये, तो बेसिकली हलाल जो है एक हेल्दी लाइफ, हलाल एक हेल्दी लाइफ को जीने का एक तरीका है। तो उसके लिए टर्म हलाल ज़रूरी है क्या? ऐसा नहीं लग रहा है कि हलाल टर्म यूज़ करके आपने उसको बहुत मुसलमान बना दिया है? बिल्कुल वो जैसे होता ना कि एक टैबू बन गया है, उसको आपने ऐड कर रहा है, तो उसमें तो ये भी हो सकता है कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं। तो उसके लिए कोई जैसे एथिकल एक आपने बनाया, तो एथिकल तो समझ में आता है कि ठीक है वो किसी भी रिलीजन के लिए हो सकता है। हलाल से तो यही कॉन्सेप्ट जाता है जहनों में कि दूसरे लोगों को पता नहीं ये शायद अपनी चीज़ उन्होंने कुछ बना ली है, अपनी चीज़ खाएंगे। अब देखिए लगता है कहीं ना कहीं हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा क्या गलत मैसेज तो नहीं जा रहा है, या मिस कम्युनिकेशन तो नहीं है? कंफ्यूजन है, ठीक है। और उसमें कंफ्यूजन ये है कि जैसे मेरे एक दोस्त ने मुझसे फ़ोन किया कि यार ये आपने जो हलाला शुरू किया है, हमने कहा नहीं हलाला नहीं, ये हलाल है ये। अच्छा, हलाला बहुत मशहूर हो चुका है। तो हलाला, चूँकि मीडिया ने हलाला इतना मशहूर कर दिया है कि लोग उनके दिमाग में वही चीज़ आई, तो हमने कहा ये हलाल है। हलाल वो आपके लिए भी बेहतर है जिस तरह मेरे लिए बेहतर है। मसलन स्लॉटरिंग को हम छोड़ दें कि मुख्तलिफ जगह के स्लॉटरिंग के अलग अलग डिफिनेशन, अलग अलग तरीका है लोगों का, अलग अलग तरीके हैं। आप कॉस्मेटिक्स के आइटम्स को लें, आप क्या नाम है, खाने पीने की दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उन आइटम्स को लें, उसी तरह ट्रैवलिंग को लें,
उसी तरह आपके जो इको सिविलाइजेशन की जो बात की जा रही है, तो इको होटल्स की बात की जाती है, उसको लें अगर, तो हम वहाँ पे क्या चीज़ें देखते हैं? हलाल होटल है या नहीं? तो हलाल होटल में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी को हार्म करने वाली हो, वो वहाँ प्रैक्टिस नहीं हो रही है। एज ए होल सोसाइटी जिससे महफूज रहे और मानवता की हिफाजत हो, बेसिकली ये कहना बेसिकली कि मानवता की जिसमें हिफाजत हो, मानव समाज को कोई परेशानी ना होती हो, जिसके ज़रिए उन चीज़ों को हलाल कहा गया। तो मईशत तकरीबन 2009 से है, काफ़ी अरसा हो गया है। तो ख़ास के मुस्लिम एंटरप्रेनर्स के लिए या फिर माइनॉरिटीज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या अब तक किस किस तरह का प्लेटफॉर्म है जो आपने प्रोवाइड किया है, या कितने लोग हैं इससे, इनके बेनिफिशरीज कितने लोग हैं, या कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है? देखिए, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह काम नहीं कर रहे, या हम किसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम नहीं कर रहे। हम एक प्लेटफॉर्म है, एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। हम जो चीज़ लोगों को एक जगह आप जमा कर देते हैं। हम जो चीज़ कर रहे हैं वो 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। हम ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करवाते हैं, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के ताल्लुक़ से जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, कभी कभी हम उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह हमारा जो बिज़नेस समिट होता है, बिज़नेस समिट के ज़रिए हम हिंदुस्तान के डिफरेंट जगह के लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक नेटवर्किंग हो, एक दूसरे से लोग अवेयर हो दूसरे के कारोबार को। हमारे यहाँ जो ख़ास बात है, ये काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं। ये काम आपके बहुत सारी कंपनियाँ कर रही हैं, लेकिन वो पेड कर रही हैं, वो उसके लिए चार्ज करती हैं, वो उसका पैसा लेते हैं। आप फ्री करते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। फिर एक्सपेंसेस आप कैसे? हम कुछ वेल विशर्स को कहते हैं कि इसको स्पॉन्सर करें। दूसरी कंपनियां ऐसा नहीं करती। दूसरी कंपनियां आपसे पहले फीस लेती हैं, उसके बाद आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रोग्राम और किसी भी प्रोग्राम में की दावत देती है। हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, उस प्रोग्राम को मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रिए स्पॉन्सर करवाते हैं, और जो ऑडियंस हैं, उस ऑडियंस में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो मुख्तलिफ कंपनियों के लोग हों, मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग हों, जो वो क्लास हो जो लोगों को कुछ बता सके, कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि वो आने के बाद समाज के अंदर वो एक पॉजिटिव माहौल को डेवलप कर सके। तो कुछ ऐसा वर्कशॉप भी है जो आप डिज़ाइन करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें ख़ास के उस तरह के लोग जिनके पास फाइनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उनके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट के पैटर्न का, या उनके लिए कि वो कैसे अपना एक छोटा सा कारोबार भी शुरू करें, तो इसके लिए भी कोई मेंटरशिप है। मुख्तलिफ कारोबार के ताल्लुक़ से अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है, मुख्तलिफ कारोबार को डेवलप करने के ताल्लुक़ से अगर आपके पास फाइनेंस की कमी है, मुख्तलिफ कारोबार के ताल्लुक़ से अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है, तो वो सजेशन करने एक गाइडलाइन है जो आप देते हैं, एक काउंसलिंग है, एक तरह की एक काउंसलिंग, वो आप उस तरह की चीज़ें हम करते हैं। तो लेकिन उसके ये भी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई चार्जेस आप कोई चार्जेस नहीं। उसमें बस जो चीज़ हम देखते हैं कि वाकई जो बंदा है वो ईगर है कि नहीं, वो चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, सीरियस है या नहीं। कितने सबमिट अब तक आपने किए हैं? हमने अब तक 9 सबमिट किया है ऑल इंडिया लेवल पे। अच्छा, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स किए हैं। मीडिया कॉन्क्लेव भी एक आपने शायद किया है, जैसा बता रहे थे, क्या था? हमने 2 चीज़ें, फिर बाद में वो चीज़ें बंद क्यों? हाँ, 2 चीज़ें हमने अपने यहाँ ख़ास रखी थी। एक चीज़ थी कि माइनॉरिटीज़ बिजनेस एंड इकोनॉमी को प्रमोट करना, दूसरी चीज़ थी माइनॉरिटी मीडिया के ताल्लुक़ से, तो माइनॉरिटी मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। माइनॉरिटी मीडिया का पहला कॉन्क्लेव हमने बॉम्बे में किया था और दूसरा कॉन्क्लेव हमने दिल्ली में किया था। जिस वक्त बॉम्बे में किया था उस वक्त की वो बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जो हालात उस वक्त पैदा हुए थे, और जिस वक्त हमने दिल्ली में भी किया था उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि इस वक्त की ये बड़ी ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि
माइनॉरिटीज़ के अंदर अपने मीडिया के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लिहाजा मीडिया को जितनी अहमियत दी जानी चाहिए, जो दी जानी चाहिए, जितनी अहमियत कॉरपोरेट दे रही है, जितनी अहमियत गवर्नमेंट देती है, वो एज ए वीपन जैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई इसकी अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। कोई इनकरेज। तो नतीजा ये है कि आपकी आवाज़ धीरे धीरे दबती जा रही है। आप तो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बस एक सवाल है थोड़ा सा हट करके, और आपका एक आपने कुरान को भी पढ़ा है, हदीस भी आपने देखी है, कि आखिर मीडिया को इस कम्युनिटी ने इतना इग्नोर क्यों किया है, या ये इतना बड़ा पार्ट जो लाइफ का है, ज़िंदगी का है, जिसको कि बाकी लोग टूल्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने एक तरह से हराम कर रखा है, या इन चीज़ों में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन आखिर वो एक नेक काम क्यों नहीं कहला पाया, या मुआशरा क्यों नहीं अब तक उसको ये समझ पाया, मुस्लिम मुआशरा, कि ये एक नेक काम है, ये एक फलाह का काम है, ये एक खैर का काम है कि इसमें भी मदद दी जाए। तो ये आखिर क्या वजह क्या है? एक तो चीज़ ये है कि देखिए, खिलाफत के ख़ात्मे के बाद जिस तरह बहुत सारे इदारे टूट गए, ये 1923 के बाद की बात कर रहे हैं, वहीं यानी चीज़ों को पहुंचाने का इदारा भी हमारा टूट गया। वरना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के या बड़े बड़े जो कुतुब खाने थे वो हमसे बिलोंग करते थे, पढ़ते थे, तभी वो चीज़ें थी। लोग कहते कि भाई 40-40 ऊँटों में किताबें जो हैं वो जाती थीं, और इस तरह की जो रवायत है बहुत सारी। एक अहम चीज़ जो आपने बात कही वो ये कि बुनियादी तौर पे मुसलमान अब उस काम को नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए था। मसलन कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि इज़ा जा फासिकुम बिनबई फतबय्यनु, कि जब कोई फासिक यानी ख़राब आदमी, ठीक है, आपके पास कोई ख़बर लेकर आए तो आप उसकी तहकीक कर लिया करो। ये खुद मीडिया यानी कुरान, ये खुद तहकीक लफ्ज़ आपको आरएनडी की तरफ लेके जाता है। ये खुद कुरान आपको बता रहा है कि आपका रोल एज ए मीडिया प्लेयर क्या होना चाहिए। लेकिन कुरान की इस आयत पे कितने लोग खुद कौम कम्युनिटी के अंदर गौर करते हैं, मैं नहीं समझता। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो आखिरी खुतबे में जो बात कही थी, उसमें आखिर में जो लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फबल्लिगुल शाहिदुल, कि जो वो यहाँ पे हाजिर है वो गायब जो यहाँ पे मौजूद नहीं है इसको उन तक पहुँचा दे। वो एक मीडिया, खुद एक मीडिया के तस्वुर को था। तो कुरान हदीस ये दोनों चीज़ इस बात की तरफ दलालत करती हैं कि हम मीडिया के तस्वुर को, वो चीज़ें यहाँ तक पहुँची भी हैं उसी वास्ते से, और हम तक खास के हदीस को हमारे यहाँ अस्माउर रिजाल वो का एक पूरा की एक शक्ल है, ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन तस्वुर नहीं। हमारा जो तबका है तो उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली किन चीज़ों। हमारा तबका जो है वो किताबें लिखने में, किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत एक्सपर्ट रखता है, उसकी एक्सपर्टीज़ वहाँ समझ में आती है। मुख्तलिफ जो आपके इदारे हैं, जो जामियात हैं, वहाँ से देखिए कि हर इदारे से, हर जामियात से आपको न्यूज़ मैगजीन्स निकलते हैं, रिसाला है वो, लेकिन उन रिसालों को आप उठा के देखिए तो एक नज़र में आपको लगेगा कि इसमें कोई मवाद नहीं, आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, एक अच्छा खासा मीडिया का जो तस्वुर है खुद मुसलमानों के यहाँ, चूँकि वो कुरान नहीं पढ़ते, हदीस को उस तौर पे गौर नहीं करते जिस तौर पे गौर करना चाहिए, इसलिए वो तो पूरा का पूरा तस्वुर इनका है समझ नहीं आता। अब तक तो काफ़ी तजर्बा आपको हो चुका होगा, ख़ास कर माइनॉरिटी से रिलेटेड चीज़ों को देखा है आपने बहुत गौर से, करीब से, और कई स्टेट्स में देखा है आपने प्रोग्राम्स दिल्ली में भी किए हैं, कलकत्ता में किया आपने बॉम्बे में कई प्रोग्राम्स किए हैं, बेंगलोर में किया है आपने। तो ज़्यादातर आपका जो वक्त है वो इन्हीं मुस्लिम छोटे या सिख छोटे बिजनेसमैन जो है उनके साथ गुजरा है। आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको ऐसी, मतलब आपको वाकई कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है, या जो नौजवान आपको मिल रहे हैं उनके अंदर जिस नहज पर आप काम करना चाहते हैं वहाँ कुछ तब्दीली दिख रही है, या ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं? देखिए, ठीक तो हमेशा हो सकती हैं, हमेशा इसकी उम्मीद रखनी चाहिए कि ठीक
चीज़ें, तभी आप कुछ करेंगे। जब आप मायूस हो जाएंगे तो फिर आप कुछ करेंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये कि एक बड़ा तबका हमारे यहाँ, खुद मुसलमानों के यहाँ, वो इंटरटेनमेंट पे अपना वक्त ज़ाया करता है। यानी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो वो अपने माल, दौलत, वक्त सब कुछ निछावर कर देगा। आप मुशायरा करवाइए, आप मुशायरे के नाम पे कुछ और इवेंट कीजिए, पैसे देने वाले, स्पॉन्सर करने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन किसी कारोबार को खड़ा करना है तो वहाँ लोग नहीं मिलेंगे आपको। एक जायज़ काम के लिए एक बंदा आ रहा है। अभी ये देखिए कि हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि वो चीज़ बहुत आम हुई है लॉकडाउन के बाद, कि एक तस्वुर पैदा हुआ है कि गरीबों को खाना खिलाना है। ठीक है, अब वो खाना खिलाने को रिलेट कहाँ से कर रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई जो गरीब हैं हम उनको लाइन लगवाएं, लाइन लगा के खाने खिलाएं। हम दे रहे हैं, हम दानी बन रहे हैं, हम दानी बन रहे हैं। तरह से चलिए, ठीक है, ये भी अच्छा काम है। अच्छा काम है, नो डाउट, इसमें बहुत अच्छी चीज समझ में आती है। बिल्कुल। लेकिन गुरुद्वारा में जिस तरह खाना खिलाया जाता है और एक लंबे गुरुद्वारा के काफी वक्त से जिस तरह के लंगर चलाए जाते हैं, आप उस एक, अच्छा आपकी नज़र में एक भी लंगर ऐसा जो चल रहा हो कहीं पर भी हिंदुस्तान की? मुख्तलिफ जगहों पे लंगर चल रहे हैं, मुसलमानों के जरिए चल रहे हैं लंगर। कुछ एक दो जगह नहीं, बॉम्बे में चल रहे हैं लंगर, चल रहे हैं ना। ठीक है, बॉम्बे में बहुत सारी जगहों पे लंगर चल रहे हैं, बल्कि हमारा एक इदारा है नहीं, बहुत कम लोगों को ये पता है कि कुछ जगह पे ऐसा नहीं है हमारे जो हमने कर रखा है। हमारे बहुत सारे इदारे हैं, लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इस तरह के इदारे चल रहे हैं। ठीक है, मेरी जो अपनी थॉट है मैं उसकी वो ये है कि गुरुद्वारा के अंदर ख़ास बात जो चीज़ हम महसूस करते हैं कि कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, वहाँ किसी की तखसीस नहीं होती। कोई दोपहर के वक्त अगर आप जाएंगे कोई फ़र्क नहीं है तो किसी कोई अमीर हो या गरीब हो, वो बैठेगा और उसको खाना मिलेगा। जैसे नमाजों में एक साथ एक सफ में खड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वहाँ एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद रियाज का हमारा तस्वुर है, लेकिन वो दिखता है गुरुद्वारे में। हाँ, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम बाकायदा ऐलान करके कहते हैं कि ये गरीबों के लिए खाना है। तो आप उस तस्वुर से कहीं ना कहीं खाने में भी तखसीस कहीं ना कहीं हो जाती है। हालांकि जो जिस कुरैश के ऊपर इस्लाम आया, उस कुरैश की सबसे ख़ास बात वो सिकायतुल हाज थे। वो हाजियों को खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही जब नाजिल हुई और आप जब आए और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला से पूरी दास्तान बयान की, तो आपने कहा कि आप ऐसे हैं, आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, आप इनका ख्याल रखते तो आपको अल्लाह ज़ाया नहीं। वहाँ पे ये तखसीस नहीं थी कि आप नहीं, यानी कि छोटे और बड़ेपन का जो तस्वुर है वो नहीं था, वो यहाँ अब देखने को मिल रहा है कि जो बड़े सेठ हैं वो अपने आप को मज़ीद बड़ा कहलवाने की खातिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं। आप उसी बड़े सेठ से कहिए कि आप किसी एक गरीब को कुछ अच्छा सा बिजनेस करके दे दीजिए, और जो जितने लोगों को आप खाना खिला रहे हैं उसके ज़रिए एक आदमी को अपलिफ्ट कर दीजिए, उसके लिए तैयार नहीं होते, बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे। तो हमें जो है बुनियादी तौर पे ये देखना चाहिए, ख़ास तौर से इस्लाम के अंदर जिस बात की कोशिश की गई है वो ये है कि इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा गया है। सही, इंसान की इज्जत मजरूह ना हो, इसकी कोशिश की गई। और इस वक्त मुसलमानों की बड़ी तादाद इज्जतों को मजरूह करने में लगी हुई, इज्जत नफ्स को मजरूह करने में लगी हुई, और फिर पूरी की पूरी शख्सियत उसकी वजह से मजरूह हो जाती है। तो जब एक पूरी शख्सियत मजरूह हो जाएगी, किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाएगी, फिर वो प्रोडक्टिव वर्क में काम नहीं है, फिर वो दीन, फिर वो इस्लाम, फिर वो मज़हब उस तस्वुर के साथ नहीं आ पाएगा। बहुत सी बातें आपसे जानने को और हमारे दर्शकों को सुनने का मौका मिला। कोई ऐसी बात जो शायद मुझे पूछनी चाहिए थी, मैं भूल गया। देखिए, ये जो संवाद आपका इदारा है, इसकी ख़ास बात जो हमने आप लोगों के से डिस्कशन के बाद महसूस की वो ये कि यहाँ हर आदमी सेल्फ सफिशिएंट है और अपने मुख्तलिफ कारोबार में लगा हुआ है, उसी के साथ वो इस इदारे को चला रहा है।
इसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, मुख्तलिफ तबक़ात के लोग हैं। हिंदुस्तान है असल और एक हिंदुस्तान है जो यहाँ पे आपने आबाद किया है। सामाजिक सौहार्द के लिए आप काम कर रहे हैं और समाज के अंदर जो अच्छी चीज़ें पेश की जा सकें, जिसको बतौर मिसाल, बतौर एग्जाम्पल बताया जा सके, उसकी आप कोशिश कर रहे हैं। बस और इसका नतीजा ये है कि इस पूरे इलाके में एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लोग देखने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा माहौल हर शहर, हर इलाके में बनने लगेगा तो मैं समझता हूँ कि खुद ये देश के मुख्तलिफ जो चीज़ें चल रही हैं उसमें उनको कम करने के लिए, जो नफरत की फिजा कहीं पे है, थोड़ा वो तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों में किया जाना चाहिए। बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई मुख्तलिफ कॉरपोरेट से ताउन लेके, कोई पब्लिक से ताउन लेकर अपने इदारे को चला रहा है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कि 5-7 लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं और उसमें फिर वक्त भी दे रहे हैं। देते हैं। हाँ, कि थोड़ा वक्त भी नहीं। आजकल ये भी हो गया है कि लोग, बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है और देने के लिए तैयार भी रहते हैं, लेकिन कोई मॉनिटरिंग के लिए तैयार नहीं रहता, कोई वक्त देने के लिए तैयार नहीं रहता। तो ऐसे वक्त में है कि ये ईश्वर का, अल्लाह का करम है कि बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो वक्त भी दे रहे हैं, अपनी सलाहियतों को भी लगा रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, और जितनी ज़रूरत या कम ख़र्च में हम लोग कुछ कर सकते हैं और अपनी जो भी सलाहियत हमको इस्तेमाल करके, उसकी एक कोशिश है, वो सब करम है और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। तो ये एक छोटी सी कोशिश बहुत अच्छी कोशिश है। और मैं अगर उसको कंक्लूड करूं तो इस बात को कि हमें सोचना चाहिए, हाफिज़ मेरठी ने गालिबन ये बात कही है कि ये भी तो सोचिए कभी तन्हाई में ज़रा, ये भी तो सोचिए कभी तन्हाई में ज़रा, दुनिया से हमने क्या लिया, दुनिया को क्या दिया, दुनिया को क्या दिया। तो अगर आपके अंदर ये दुनिया को देने वाला जज्बा परवान चढ़ता रहे तो यकीनन आप लेने में उतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे जितनी जल्दबाजी दुनिया कर रही है। अभी वो अली मलिक फ़ैन साहब हैं जिनको पद्मश्री मिला है, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि असल सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पूरी दुनिया का वो ये हो गया है कि कोई भी शख्स देने को तैयार नहीं है। यानी यूनिवर्स से, कायनात से आप लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन देने के लिए आमादा नहीं है। तो बल्कि वो एक और बात भी कहते हैं उससे भी आगे बढ़ के कि लोग कहते हैं कि भूख से ज़्यादा मौत हो रही है या ज़्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन असल ओवर ईटिंग जो है ना, उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ का जो ओवर है उससे ज़्यादा पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग कह लें आप या गरीबी है या कोई चीज़ भी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत और आप तशरीफ़ लाए। फिर से एक बार द संवाद की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे रूबरू का पहला एपिसोड जो हमने शुरू किया है। देखते रहिए द संवाद, जुड़े रहिए द संवाद से।